चलिए बेटा, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सब से रफली कर लिया करते हैं क्वेश्चन, तो यही तो इसी को मिलके करते हैं क्वेश्चन हमेशा रफली कर। और क्वेश्चन है मेरा, विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा आपका विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ऑप्शन आपका ए है OCH3 और ऑप्शन बी आपका OH, सी आपका NH2 और डी आपका जो है NHCH3। इनमें से कौन सा आपका मोर रिएक्टिव है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा आपका ज्यादा रिएक्टिव है? लवी कॉन्सेप्ट लगाएगी या तुक्का मारेगी? कॉन्सेप्ट लगाएगी। कॉन्सेप्ट लगाओ, कौन सा मोर रिएक्टिव होना चाहिए? कभी कभी चलता है तुक्का तो है। हाँ बताओ। ऑप्शन आपका डी, क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये पहले ही बाहर करने हैं दोनों, क्योंकि ओ अपना पेयर इतनी इजीली रिलीज नहीं करेगा बेंजीन रिंग की ओर जितनी इजीली नाइट्रोजन करेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है? CH3 प्लस इफेक्ट शो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है भी तो डी वाले के एन पे और ये अपना इजीली रिलीज कर। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा, यानी जो ग्रुप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग पर, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात याद। क्वेश्चन आपका सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप क्लोरीनेशन कर रहे हो। क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन पर आपने बताना है हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल आपके, हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल। 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन है आपकी। 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन कहो, पैराजाइलिन कहो, एक ही बात है। तो पैराजाइलिन का क्लोरीनेशन कर रहे हो आप, तो कितनी प्रोडक्ट आपकी बनेगी? हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन? आंसर होगा है दो, तीन, एक, चार। तो ये इसके ऑप्शन है। और इसके ऑप्शन ये है चार, क्योंकि चार जगह आपके एच हैं, चार जगह एच हैं, तो चार एच हैं, तो चारों एच को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। किसके द्वारा कर सकते हैं? क्लोरीन के द्वारा कर सकते हो। तो जब चारों एच को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो
तो करने पर आपको देखिए प्रोडक्ट आपकी बननी क्या है। चार प्रोडक्ट, चलो मैं चारों ही बना रहा हूँ, जब चार एच अवेलेबल आपके पास हैं तो चार ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो इब्रा पहली प्रोडक्ट हमारी ये है। देखो चारों आपके सामने हैं, चारों में से कौन सी आपकी बनेगी ये आप बताएंगे बेटा। एक सीएल आपका यहाँ हुआ, एक सीएल आपका ये हुआ, एक सीएल आपका ये हुआ, एक ही बात है, चारों प्रोडक्ट सेम। अगर आप नंबरिंग करते भी हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके रेस्पेक्ट में दूसरे नंबर पे है मिथाइल और पांचवें नंबर पे है। यहाँ 1 2 3 4 5 इसमें भी मिथाइल दूसरे नंबर पर पांचवें नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी मिथाइल दूसरे और पांचवें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी दूसरे नंबर और पांचवें नंबर पे है। तो सारी की सारी एक जैसी प्रोडक्ट है, तो आंसर आपका क्या हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट पॉसिबल। तो आपकी एक ही प्रोडक्ट बनेगी। अगर आप है पैराजाइलिन का क्लोरीनेशन करते हो तो क्लोरीनेशन पे सिंगल प्रोडक्ट आपकी बनेगी। ठीक है। अगर मैं पैराजाइलिन की जगह मेटाजाइलिन करता हूँ फिर कितनी प्रोडक्ट बनती है, ऐसे ही सोचना है आपको। अगर कोई पूछता है आपके पास ये ऑर्थोजाइलिन है और इसका क्लोरीनेशन आप कर रहे हो AlCl3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ कितनी प्रोडक्ट आपकी बनेगी। चारों जगह Cl Cl कर देना लगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर उनकी नंबरिंग करनी, फिर देखना कि चारों एक जैसे हैं नेमिंग या अलग अलग नेमिंग है, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनेगी, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई कर लें। अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि ये आपके पास मेटाजाइलिन है और मेटाजाइलिन का क्लोरीनेशन करना है, तो यहाँ आपकी कितनी प्रोडक्ट बनेगी, तो थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, फटाफट बताओ इसमें कितना लिखवाना चाहेंगे यहाँ और यहाँ कितना लिखवाएंगे जगह। जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात है। अगर आपके पास पैराजाइलिन थी तो सिंगल प्रोडक्ट बन रही है। ऑर्थोजाइलिन के केस में आपकी कितनी प्रोडक्ट बनेगी, ऑर्थोजाइलिन के केस में कितनी बननी है और मेटाजाइलिन के केस में कितनी बननी है। ऑर्थो का आंसर कितना रखेंगे और पैरा का, सॉरी मेटा का कितना रखेंगे, 3। तो अब बना के देखेंगे, भी बननी है। एक बार यहाँ आएगी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सिमिलर है, सेम है, और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन एक है, तो टू टाइप के ही आप एच एटम रिप्लेस कर सकते हो। तो आपकी प्रोडक्ट 2 बननी है, इसके अगली प्रोडक्ट आपकी कितनी होगी, 3। ठीक है। तो ये अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछ ही लेता, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, अगर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस के रेस्पेक्ट में भी प्रोडक्ट आपको देखनी है, वो बात याद रखनी है। फिर आपको लिखना है क्या, भाई पॉइंट आपका था, कल हमने क्या लिखवाया था, कल आपसे लिखवाया था पॉइंट SN2 रिएक्शन आपको पता चल गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाई कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट फेवर द
SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस का इंटरमीडिएट क्या होगा? इंटरमीडिएट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा बताओ? मैंने आपसे SN2 रिएक्शंस कल बताई थी। SN2 रिएक्शंस में आपके पास RH था और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक करा रहे हो। अटैक कराने पर आपको पता चला था कि NU सिंगल बॉन्ड आपका R सिंगल बॉन्ड, ऐसे डॉटेड बॉन्ड ही करा, बॉन्ड नहीं है, X आपका, इसको ब्रैकेट में लिखा था। उसके बाद फिर आपका NU सिंगल बॉन्ड R प्लस X नेगेटिव ये बना था। ठीक है, ये आपका X नेगेटिव ये प्रोडक्ट बनी। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। Those reactions which complete in the single steps known as the elementary reaction। और elementary reactions में कोई intermediate फॉर्म नहीं होता, केवल आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर यहाँ से आपकी रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हो रही है तो ये आपका रिएक्टेंट है, R सिंगल बॉन्ड X है, और यहाँ आपका एक तरफ आपका NU जुड़ेगा, एक तरफ आपका NU जुड़ेगा, दूसरी तरफ आपका X जुड़ेगा। ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ फिर आपका RNU ये आपकी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, सिंगल स्टेप्स में आपकी कंप्लीट हो रही है, एलिमेंट्री रिएक्शंस है। SN2 रिएक्शंस का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, हमेशा याद रखना है कि। और लेस स्टेबल अगर यानी स्मॉलर एल्काइल हैलाइड फेवर द SN2 रिएक्शन, मोर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट फेवर द SN2 रिएक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर द SN2 रिएक्शन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन। तो ये कुछ कंडीशंस याद रखा करते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जो SN2 रिएक्शंस को फेवर करती है। उसके बाद फिर आपने लिखना था, कल मैंने लिखवाया था SN1 रिएक्शन। पॉइंट आपका है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस का एग्जांपल आप बताएंगे। ये एक आपकी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें S का मतलब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन आपका, और N का मतलब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का जो मतलब आपके पास है यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बात आपको याद रखनी है। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है भाई? अगर आप टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हो एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, तो आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जब आप लिखते हैं इसका रेट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। मैं क्या कहता हूँ, एक्सपेरिमेंटल बात होता है, किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। थ्योरेटिकली आप देख कर नहीं बता सकते कि रिएक्शन का रेट क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल वर्क है, विदाउट एक्सपेरिमेंटल वर्क आप नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का रेट क्या है। अब मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं NaOH की कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं तो रिएक्शन का रेट क्या डबल होगा या नहीं होगा? अगर हम, क्योंकि मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस आप थ्योरेटिकली नहीं पता कर सकते। मैंने कहा कि NaOH की कंसंट्रेशन डबल करने पर रिएक्शंस के रेट पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप कह रहे हैं सर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट है, द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंडिपेंडेंट टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ऐसे जी। फिर यहाँ अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन में चेंज करता हूं तो चेंज करने पर रिएक्शंस का रेट भी अगर दोगुनी करता हूं कंसंट्रेशन, तो रिएक्शंस का रेट भी दोगुना हो जाता है। रिएक्शंस का रेट भी दोगुना हो जाता है।
हाँ, लेकिन अगर मैं NaOH की कंसंट्रेशंस में चेंज कर रहा हूँ तो रिएक्शंस के रेट में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ ऑर्डर जो आपका हुआ 1 + 0 = आपका 1 हुआ। 1 + 0 = 1 आपके पास। मेरे पास देखो एक रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस है एक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई। लवी आप बताएंगे इसको, लवी एंड इब्रा जो आगे बैठे, ये सब इनका नंबर है इस क्वेश्चंस को बताने का। ये मेरे पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शंस की मैं आपसे ऑर्डर जानना चाह रहा हूं, ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हीट किया, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रखी है। तो मैं जानना चाहता हूं ये रिएक्शंस आपके सामने मैंने लिखी है, इस रिएक्शंस की ऑर्डर क्या हो। इसकी ऑर्डर, इब्रा आप भी 2 कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हो। लवी कह रही सर इसकी ऑर्डर 2 होगी, इसकी ऑर्डर 2 होगी। तो अगर आपको पहले क्या कहना था कि सर जब अभी आप कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंटल वर्क है किसी भी रिएक्शंस की ऑर्डर को डिटरमाइन करना, तो ऐसे देख के तो नहीं मैं बता पाऊंगी। ऐसे देख के कैसे बताऊं कि जब ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है। फिर भी चलो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होते हैं कि जिन्हें हम 12th 11th 12th में बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं तो हम कुछ तो याद हो ही जाता है। और ये टेबल इतनी दुनिया भर की याद रखते हैं सब कुछ, तो कुछ ना कुछ तो केमिस्ट्री भी याद रहती है। तो जब आप यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं, ये फैक्टर कभी भी लवी जो यहाँ लिखा जाता है, जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है, जो रिएक्शंस को बैलेंस करता है, बैलेंसिंग फैक्टर नेवर डिसाइड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो कभी कभी उसके बराबर हो सकती है ऑर्डर, वो एक अलग मामला है। बट कभी भी जो आप लिखते हैं ये बैलेंसिंग फैक्टर जो होता है, बैलेंसिंग कॉफिशिएंट जो होता है, बैलेंसिंग कॉफिशिएंट कभी भी किसी भी रिएक्शंस की ऑर्डर को डिटरमाइन नहीं करता। फिर आप क्या कहते हैं कि सर चलो ठीक है, इसका रेट आप लिखिए, रेट इज इक्वल टू K N2O5, और यहाँ पावर क्या होगी ये आप इस फैक्टर को देखकर नहीं पावर में लगाएंगे कभी। आप इस बात को याद रखना है मुझे, नहीं लगाया ना देख के। हाँ, तो हमेशा जब मैं N2O5 की कंसंट्रेशन को 2 गुना करता हूं तो रिएक्शन का रेट भी 2 ही गुना होता है, 4 गुना नहीं होता। अगर 4 गुना हो जाता तो ऑर्डर तो 2 होती। तो यानी रिएक्शंस N2, इस रिएक्शंस में अगर N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं तो रिएक्शंस का रेट भी डबल ही हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 2 की पावर क्या करूं जिससे 2 आ जाए, तो 2 की पावर आपका 1 करना है। तो यहाँ आपका क्या है, 1 है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बात यही है कि N2O5 जब इस रिएक्शंस का रेट स्टडी करते हैं तो N2O5 की कंसंट्रेशन 2 गुनी करने पर रिएक्शंस का रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि यही से आपको देखना है, जब इसकी कंसंट्रेशंस में चेंज किया तो रिएक्शंस के रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब चेंज करा, अगर मैं यहाँ 2 टाइम कर भी रहा हूँ तो नो चेंज। तो 2 की पावर आप क्या करते हैं, 1 कर, 2 की पावर 0, और 2 पावर 0 करने पर 1 आ जाता है। फिर कभी कभी आपको ये बात कोई अब 12th करने के बाद सोचने की नहीं होती, ये तो जब कभी आप 6th में मैथ्स आपका शुरू हो जाता है कि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो भाई उस टाइम सोचना था आप लोगों ने। ये तब सोचने की बात होती है। कैसे है, आप लोगों को पता है कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, परिधि बराबर 2 पाई r है जो या, लेकिन मैं तो नहीं मानता 2 पाई r। परिधि का फॉर्मूला आपने कहा सर 2 पाई r है, मैं कह रहा मैं तो मानता ही नहीं 2 पाई r। परिधि बराबर मैं तो 3 पाई r कहूंगा, इस बात को आप सीधा आप करेंगे। मैंने कहा ये फॉर्मूला तो गलत है परिधि का 2 पाई r। मैं कैसे मान लूं ये 2 पाई r ही होता है, परिधि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r ही होता है। फिर आप इस बात को प्रूव करेंगे कि हाँ सर ऐसे होता है। नव्या, हाँ, और फिर आप ये पाई क्या है,
रवि पाई क्या होता है? एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 3.14। फिर मैं कहूंगा 3.14 पाई की वैल्यू क्यों मान लू मैं? 3.14 ही क्यों होती है ना? क्योंकि बच्चा तो जब मान ली 6 का बच्चा जब मैथ्स में आएगा उसके सामने फॉर्मूला आएगा तो वो तो पूछेगा ये पाई कहाँ से आ गया, क्या है ये? आपने कहा सर पाई तो एक ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं ऐसे ग्रीक में 24 होते हैं। लगभग 16वें नंबर का पता नहीं कौन से का है उस नंबर का ये अल्फाबेट है पाई। और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 3.14 होती है। ये 3.14 कैसा होती है? हाँ परिधि अपॉन डायमीटर। हाँ 1/4 वो तो चलती रहती है। तो ये ऐसी सी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए ये इब्रा। जब 6 के बच्चे को ऐसा कहीं अगर बताना पड़ जाए, घर में होता है ना बच्चा, एक आपके पास सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, 3 बॉल ले आए अलग अलग मार्केट से, प्लास्टिक की बॉल रिंग ले आए प्लास्टिक, लगाया कट यहाँ, कट लगाने के बाद सीधी करा इसकी। कट लगाने से पहले इसका डायमीटर मेजर करना, डायमीटर मेजर कर लिया, इसका डायमीटर मेजर कर लिया, इसका डायमीटर मेजर कर लिया। पहले तो आप क्या कहेंगे बच्चे से, हाँ इसका डायमीटर, डायमीटर वो जानता ही है अच्छे से, इसे डायमीटर कहते हैं। फिर आपने इसको कट कराया, इसको कट कराया, इसको कट कराया। फिर आपने क्या कहना है कि जो ये जो आपकी सरकमफ्रेंस, ये जो आपकी परिधि आई है, ये जो आपने यहाँ से कट करके और इसको सीधा ऐसे किया है, इसकी कितनी लेंथ है? उस लेंथ को, इस लेंथ को डिवाइड करो डायमीटर से, इसको डिवाइड करो डायमीटर से, ये जो लेंथ आपकी आई इसको डिवाइड करो डायमीटर से। तो जब आप डिवाइड करके देख रहे डायमीटर से हर बार कितना आ रहा है? 3.14, 3.14 ही आ रहा है। कितने भी बड़े डायमीटर के रिंग को काट के परिधि से अगर डायमीटर यानी परिधि को अगर डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट वैल्यू आएगी सब जगह। कि कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर लें, अगर उस टाइम आप क्या कहते हैं सर, अगर उस टाइम ऐसे रिंग को काट के उसकी परिधि और डायमीटर को डिवाइड करके अगर उनका रेशो उस टाइम 5.27 आता तो आज हम 5.27 ही पढ़ रहे होते। आज हम 5.27 ही पढ़ रहे होते। लेकिन ऐसे डिवाइड करके वैल्यू क्या आई? 3.14। तो 3.14 बार 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 कांस्टेंट आ रहा है। उस कांस्टेंट को क्या मान लिया? एक अलग से मान लिया, तो पाई मान लिया, इसको पाई, सबको पाई कह दिया। तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई, सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई आया, और सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी, और डी बराबर क्या होता है? 2r। डी बराबर क्या हुआ? 2r। तो आ जाएगा। अच्छा तो ऐसे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो यही पूछते हैं ना छोटा सा, मैं ऐसे कैसे मान लूं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है? क्यों मान लूं इसको? और ये सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r ही क्यों मान लूं? मैं तो 2 पाई r नहीं मानता, मैं तो 3 पाई r मानू। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ते टाइम ये सारे ऑब्जर्वेशन से तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए ये बातें। अच्छा यार, साइबेरियन पक्षी वहां से उड़े 3,000 किलोमीटर बाद यहाँ से अब आगे इधर नॉर्थ में हमारे इंडिया में, वहां से सर्दी से बचने के लिए, और फिर जब मौसम उनके अनुकूल हो जाएगा फिर 3,000 किलोमीटर वापस जाएंगे, और वापस जाके फिर अपने जिस पेड़ पे उनका घोंसला उसी पे जाके बैठ जाएंगे। और अगर हमें यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़ गया, अगर ध्यान से नहीं जाएंगे तो हम तो रास्ता भूल जाते हैं। तो यार हम, इसका मतलब हमारा दिमाग तो पक्षी से भी कमजोर है। एक पक्षी, यार उस पक्षी में क्या होगा फिर ऐसा, ऐसा उसकी आंखों में या उसमें क्या होता है? वो कैसे क्रोमोप्रोटीन्स, उसकी एज में क्रोमोप्रोटीन्स, और क्रोमोप्रोटीन्स का क्या काम है? तो जिस दिन आप ऐसे एज साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छा यार ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं कि 3-4 हजार किलोमीटर पक्षी उड़ने के बाद वापस ही उसी रास्ते से वापस अपने घोंसले में जा रहा है। लवी इतना ज्यादा सीरियस नहीं हुआ करते हो तो वैसे। चलो, हाँ, मस्ती में रहते हैं, मस्ती में पढ़ते रहते हो। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो आपको पता चल गया कि हाँ जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर आपका 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है।
आप क्या कहते हैं इसकी मैकेनिज्म की जब बात करते हो, मैकेनिज्म हमेशा टू स्टेप्स में कंप्लीट होगी, टू स्टेप्स में कंप्लीट होगी मैकेनिज्म। पहली स्टेप्स आपकी क्या है, पहली स्टेप्स में आपका रिएक्टेंट होगा ये आपका, यहाँ पर एक CH3 ये लगा हुआ, एक CH3 आपका ये। अब आपको कैसे पता चला कि इसकी मैकेनिज्म टू स्टेप्स में होगी, इसकी मैकेनिज्म लवी बेटा टू स्टेप्स में क्यों मैकेनिज्म करेंगे, टू स्टेप्स में इसलिए होगी क्योंकि खाली तो इसके पास भी एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इस कार्बन के पास भी खाली है, बट ये आपका बल्कि ग्रुप है, और तीनों बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, स्टीयर करके रखते हैं सी को। जब स्टीयर करके रखते हैं तो OH नेगेटिव के पास रास्ता ही नहीं है कि कहां से अटैक करें, तो अटैक ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब तक टारगेट हमें नजर नहीं आएगा तो हम कैसे उसको अटैक करें। तो इसको न्यूक्लियोफाइल को टारगेट ही नजर नहीं आ रहा, जब टारगेट नजर नहीं आ रहा तो अटैक कैसे कर, अटैक नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या करना कि पहले चलो अटैक करने के लिए रास्ता बनाना है, अटैक करने के लिए रास्ता बनाना है, पहले पाथ बनाते हैं अटैक करने के लिए। और वो स्टेप्स आपकी फर्स्ट है जिसमें हम रास्ता बनाते हैं, स्टेप वो हमारी फर्स्ट स्टेप है। तो जब आप CH3 ऑल्थराइज सी में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ऐड करने पर यहाँ आपका CH3 ऑल्थराइज सी पॉजिटिव बना, Cl आपका नेगेटिव निकल गया, ये आपका RDS है, ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में NaOH तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, जब NaOH इन्वॉल्व नहीं हुआ तो NaOH रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन नहीं करेगा, यानी RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में जिस स्टेप से आप रेट को डिटरमाइन करते हैं उस स्टेप्स में आपने NaOH को इंक्लूड ही नहीं किया, जब NaOH यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ तो इसका मतलब NaOH का रेट के डिटर्मिनेशन में कोई रोल ही नहीं है। तो आप ये भी कह सकते थे कि वहां NaOH क्यों इंडिपेंडेंट है जी, क्यों ये रेट रिएक्शंस का रेट क्यों डिटरमाइन नहीं कर रहा। तो आपको फर्स्ट स्टेप से पता चल गया, स्लो स्टेप्स है और एंडोथर्मिक स्टेप है। कैसी है, एंडोथर्मिक है। जब इसको एंडोथर्मिक स्टेप्स है। अब सेकंड स्टेप्स आपकी क्या होगी, सेकंड स्टेप्स में आपका कार्बोकैटायंस आपका बना है, ये कार्बोकैटायंस है और कार्बोकैटायंस के पास आपके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये CH3 ये CH3 ये CH3 आपका। अब OH नेगेटिव को अटैक करना है, या तो वो अटैक कार्बन पर अटैक नहीं कर पा रहा था पहले तो, अब अटैक कर पा रहा, तो दोनों रास्तों से अटैक कर रहा, राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों साइड से अटैक कर रहा है। तो जब दोनों साइड से अटैक करता है तो प्रोडक्ट आपकी दो बनेंगी, आपकी दो प्रोडक्ट बनी, एक में OH आपका राइट हैंड साइड में है और एक में OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपका 50 पर, यानी ये आपका D फॉर्म है अगर, और ये अगर L फॉर्म है, D फॉर्म डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म को कहते हैं, L फॉर्म लेबोरेटरी फॉर्म को कहते हैं। और जिस कंपाउंड यानी ये मिक्सचर बन गया दो कंपाउंड का, और इस मिक्सचर को नाम क्या दिया है, रेसेमिक मिक्सचर नाम दिया है, रेसेमिक मिक्सचर आपका बने, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन रेसेमिक मिक्सचर तभी बनाएंगे जब ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स आपके अलग अलग हों, ये तीनों अलग अलग हों तभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकता है। अगर ये तीनों सेम है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो आपको लेकिन लिखना है कि अगर ऐसे आपकी मैकेनिज्म की ये सेकंड स्टेप्स है तो इसमें जो प्रोडक्ट होगी वो रेसेमिक मिक्सचर होगी आपकी। तो ये बात आपने याद रखनी। फर्स्ट स्टेप में हमेशा, फर्स्ट स्टेप्स में हमेशा कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होगा और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस आपका होगा, जहां कार्बोकैटायंस बनता हो इंटरमीडिएट तो उसका रीअरेंजमेंट होगा, उसको याद करके चलना कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस आपका होगा, ये बात आपको याद रखनी है।
यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि कोई हमें यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होनी चाहिए नहीं, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए नहीं, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर कर देगा इस रिएक्शन से। वीक में H2O हो गया, आपका CH3OH हो गया, आपका CH3COOH हो गया, NH3 हो गया। ये सारे के सारे आपके वीक न्यूक्लियोफाइल हैं और न्यूक्लियोफाइल फेवर द SN1 रिएक्शन। जो जितने भी आपके वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे सब क्या करेंगे, वो SN1 रिएक्शंस को फेवर करते हैं। टू स्टेप्स रिएक्शंस है और SN1 रिएक्शंस को फेवर करेंगे। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। हटा दो इसे। हाँ ठीक है। विच इज मोर रिएक्टिव more reactive towards SN1 reaction। SN1 रिएक्शंस में कौन आपका मोर रिएक्टिव होगा? ऑप्शन ए गौरव। याद रखना कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक आपका कोई ये बना है, ये CH2Cl हुआ, अगर चार कंपाउंड आपके सामने है और चार कंपाउंड में आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा इसका मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आपका ऑप्शन आ गया। और कौन कह रहा डी को? ऑप्शन डी सभी कह रहे हैं या अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग है। अगर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है तो ये ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। दोबारा ब्रेन लगाओ, इसमें क्या कहा, यानी याद रखना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखना रेट ऑफ या रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन proportional to stability of carbocation। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, याद रखना आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलो अगर मैं इसको इस ऑप्शन को यहां से निकाल देता हूं और इसकी जगह नव्या मैंने इस ऑप्शन को लगाया है बेटा, मैंने इस ऑप्शन को लगा दिया है। अब ये एरोमेटिक कार्बोकैटायंस आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला हेडिंग क्या लिखवा था नव्या कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में? सबसे पहला हेडिंग मैंने लिखवा था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखवाया था एरोमेटिक कार्बोकैटायन। नंबर 3 पे लिखवाए थे फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन।
नंबर 4 पे लिखवाए थे एलाइल कार्बोकैटायन और नंबर 5 पे लिखवाए थे एल्काइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है क्या कोई सा? डी है। सी में साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आपका ये होगा। ये आंसर आपका ये आंसर है। ये नहीं था क्योंकि ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बना और जिसकी स्टेबिलिटी यानी ये जो आपका बेंट रिंग है ना साइक्लोप्रोपाइल और जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, इनके बीच में स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन है। ड्यू टू द स्पेशल कॉन्जुगेशंस बिटवीन द बेंट साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन। तो ये बात याद रखनी थी क्योंकि अगर आपका पूरा सभी की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई पूछता है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सी है, उससे कम आपका बी है, उससे कम आपका डी है और सबसे कम आपका ए है। ये चारों की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये याद रखना कि चारों की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन या हाँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पर इसके नहीं सर लड़ाई तो याद कर गया इसमें ये तुम्हें याद रखना है। मैंने कहा साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है ना आपका बेंट रिंग है और वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास खाली पी ऑर्बिटल है ना। इनके बीच में एक स्पेशल टाइप का कंजुगेशन है ड्यू टू द स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन बिटवीन बेंट साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स एंड एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन। ये लाइन याद रखनी। यानी इसमें यही तो सोचना कि इसके पास न तो कहीं कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, ना कहीं पाई ऑर्बिटल है, ना कहीं ये एरोमेटिसिटी को शो कर रहा है। कुछ भी कंडीशंस तो रेजोनेंस की शो नहीं कर रहा। कोई कंडीशंस रेजोनेंस की शो नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो फिर आपने क्या कहना? अच्छा ठीक है सर, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको लर्न करना पड़ता है। तो इसमें स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन है और वो किस किस के बीच में? रिंग के और एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन, वहां उनके बीच में एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन हुआ। उस कॉन्जुगेशन की वजह से ये आपका मोर स्टेबल है। ये बात याद रखनी है, बस सीधी सी बात ये है। इसी में क्वेश्चंस आपका दूसरा है। दूसरा क्वेश्चंस है आपका, आपको बताना कौन ज्यादा रिएक्टिव है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों में से कौन सा आपका विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में? देखो बेटा इमरान सोचो, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। चार ऑप्शन बनाओ, चार ऑप्शन में देखो, सोचो कि कौन सा आपका ज्यादा रिएक्टिव हो। सोचना तो पड़ेगा ही।
गौरव जी सर, कौन सा है बेटा? बी सर। इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि बी में जो कार्बोकैटायंस बनेगा वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी होगा, उसके साथ साथ उसमें नंबर ऑफ अल्फा एच एटम सबसे ज्यादा होंगे, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वो तो सबके पास है। वो तो आपका यहाँ कार्बोकैटायंस इट इज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यहाँ बना ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है। अगर कोई कहता है विच इज लेस रिएक्टिव, तो वो फिर लेस रिएक्टिव में अगर आपका आंसर आएगा तो फिर वो डी आएगा। लेस रिएक्टिव की बात कोई करेगा तो ये आपका लेस रिएक्टिव है, ये आपका लेस रिएक्टिव है, और ये आपका मोर रिएक्टिव है। लवी याद रखना बेटा, इसमें यहाँ सीएल यहाँ से हटेगा, सीएल हटकर आपको कार्बोकैटायंस बनाना होगा, और कार्बोकैटायंस बनाने के बाद आपको देखना होगा अगर ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का कारण क्या है। यहाँ पर ये भी आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, तो स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस तो होगा ही। पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस होना, उसके साथ साथ 3 और 2 5 और 2 7, यानी सबसे ज्यादा अल्फा एच अगर किसी के पास है तो इसके पास है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, यहाँ दो, यहाँ दो और यहाँ दो, तो यहाँ इसके पास 6 अल्फा एच हुए हैं, 6 अल्फा एच। अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज हुआ, कॉन्जुगेशन में हो गया, ये अल्फा, और यहाँ पर ये आपका अल्फा, एक एच यहाँ होगा और 2 एच आपके अल्फा यहाँ होंगे, तो टोटल आपके कितने गए? 3 अल्फा एच। अब ये वाले नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि वो तो आपका अल्फा के बाद बीटा कार्बन हो गया होगी, तो अल्फा कार्बन आपका ये है, अल्फा कार्बन आपका ये है, तो एक यहाँ बचा एच और 2 यहाँ पर है, 3 अल्फा एच हुए। उसमें मैंने 7 बता ही दिए। इसमें केवल अल्फा एच देखते भी हैं, अगर अल्फा एच देखते हैं केवल चार्ज यहाँ पॉजिटिव हुआ, और एक अल्फा कार्बन ये हुआ, और एक अल्फा कार्बन, तो इसके पास देखते हैं तो इसके पास भी 2 और एक 3, बट ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। पड़े इसके पास 3 अल्फा एच हो, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज होगा, हाइपर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा, तो आपको कहना इट इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस शो ही नहीं कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। रवि क्लियर है बेटा? चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हटा दो, उतारो इब्रा उतार। हाँ बेटा, हाँ बता बता। हाँ हाँ, बीटा, हाँ ये ऊपर वाला, ये भी बीटा, ये भी बीटा। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। दो कंडीशन है यहाँ, आ गया समझ? जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उससे जुड़ने वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन वो भी अल्फा। तो अलग अलग कंडीशन सोचनी, पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में अल्फा कौन सा है, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा कौन सा है, बस तो। चलिए आगे लिखते हैं। रिएक्शंस याद रखना, SN1 का डायग्राम अगर कोई आपसे पूछता है, SN1 रिएक्शंस का डायग्राम, अगर कोई एनर्जी लेवल डायग्राम आपसे कोई पूछता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, तो ये याद रखना है आपने। यहां से यहां तक यानी आपका इंटरमीडिएट क्या होगा इसका भाई, SN1 रिएक्शंस का इंटरमीडिएट, SN1 रिएक्शंस का इंटरमीडिएट आप लोगों से बताया है, यहाँ पर बनेगा, ये आपका इंटरमीडिएट बनना है, और इंटरमीडिएट क्या है आपका, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायंस को अगर ये एनर्जी बैरियर पार करना आसान काम है,
अगर वापस आना चाह रहा हो तो एनर्जी बैरियर क्या हो गया, ज्यादा एनर्जी वाला हो गया। तो इस बैरियर को पार करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और इसको पार करना आसान काम है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट साइड जाएगा, न कि वापस रिएक्टेंट साइड, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। इंटरमीडिएट आपका सीधा कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। तो याद रखते हैं। इब्राहिम मुझे ये बता कि मैंने जो आपके सामने एनर्जी लेवल डायग्राम लिखा है, ये डायग्राम एंडोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक्जोथर्मिक को, एक्जोथर्मिक को कैसे पता चला, प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा थी वो एनर्जी कहाँ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एक्जोथर्मिक। तो ये भी देखना होगा कि कौन से स्टेप्स आपके कहाँ क्या, जैसे मैंने कहा था ना अभी कि SN1 रिएक्शंस की जो फर्स्ट स्टेप्स है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयनाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वो अपने आप नहीं होगा, वो आयनाइज अपने आप नहीं होगा, हमें कराना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। बट ओवरऑल रिएक्शन जो देखी जाती है SN1 रिएक्शन, वो आपकी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपके पास क्या करते हैं, देखिए आपके पास ये Cl है, ये H है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं NaNH2, मैंने लिखा NaNH2। तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका काम देखो, H एटम जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे जस्ट अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहां से आपका ये बॉन्ड यहाँ, और यहां से यहाँ क्या निकला आपका HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो HCl निकला। HCl आपका एसिड हुआ। HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या निकाल देगा, NaCl प्लस NH3 निकल गया। और यहाँ पर आपका क्या बना, बॉन्ड डबल हो गया, बॉन्ड आपका डबल हुआ। और एल्कीन, तो याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी एलिमिनेट कौन कौन किया, H और Cl को एलिमिनेट किया है। दोज रिएक्शंस इन विच वन एटम और वन ग्रुप और टू एटम और टू ग्रुप आर एलिमिनेटेड नॉन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। बट ये हमारे यहाँ सिलेबस में कौन सी रिएक्शन है, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल याद है क्या आपको, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल याद है क्या, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। इस क्लोरोफॉर्म को आप ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, KOH के साथ ट्रीट करते हो। तो KOH के साथ ट्रीट करने पर ये आपको पता चला, ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे H है, और अल्फा कार्बन पर ये आपका Cl है। तो अल्फा बीटा गामा कैसे कहते हैं कि H किस एटम से रिलीज हो रहा है, उसके आधार पर। H बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा तो बीटा एलिमिनेशन, H अल्फा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा तो अल्फा एलिमिनेशन, H अगर गामा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा तो गामा एलिमिनेशन। यानी H कौन से कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है उसके आधार पर रिएक्शन का नाम रखें। तो यहां से ये दोनों आपके, ये HCl आपके निकले, और ये HCl KOH के साथ रिएक्शन करेगा, और बन जाएगा क्या आपका, चलो मैं इसको मैं CHCl3 कर लेता हूँ, क्लोरोफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ भी ClCl लगा रहा हूँ, मैंने इसको क्लोरोफॉर्म बना लिया, HCl आपका निकला। तो यहाँ CCl2 प्लस आपका KCl और प्लस आपका H2O, ये कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपका अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई।
क्योंकि अल्फा कार्बन से H एलिमिनेट। गौरव, मैं जानना चाह रहा कि जो H एटम है ये क्लोरोफॉर्म का H एटम, इसकी नेचर बेसिक है या एसिडिक है? H एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। H एटम, ये आपके पास क्लोरोफॉर्म मैंने लिखा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। इस अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस में मैं जानना चाह रहा हूं कि इसकी नेचर कैसी है। इसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है, कैसी नेचर है इसकी? CHCl3 की नेचर कैसी है? एसिडिक नेचर है। कैसे पता चला? मतलब एच तक जाएगा तो नेगेटिव देगा और वो सीआई के साथ मतलब CH6 के इफेक्ट मिलेगी। हाँ, देखो क्या रूल क्या है। अगर आपके पास, देखे ध्यान से, यहां मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। मैंने लिखा है यहां मिथेनॉल, और मिथेनॉल का मैं आयनाइजेशन करा रहा हूं। आयनाइजेशन कराने पर O आपका नेगेटिव बना, H+ मैंने निकाल दिया। अब कहते हैं दो सब्सटेंस whose aqueous solution gives H+ ions on ionization known as the acid। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ कि वे सब्सटेंस जिनका जलीय विलयन आयनन पर H+ आयन देता है, उन्हें आप एसिड कहते हो। तो मैंने यहाँ मीथेनॉल से H+ आयन निकाल दिया। H+ आयन निकालने के बाद मिथॉक्साइड आयन बन गया। फिर यहां में मेरे पास, चलो ये अल्कोहल है और ये मेरे पास फिनॉल है। जैसे आपका H इस O के साथ H जुड़ा हुआ, ऐसे ये H इस O के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि इसमें मैंने वही H निकाल रहा हूं जो H किसके साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है। ये O नेगेटिव है और H आपका पॉजिटिव है। तो जैसे फिनॉल H+ आयन रिलीज कर रहा है, वैसे ही अल्कोहल भी H+ आयन रिलीज कर रहा है। बट अल्कोहल आपका एसिडिक नहीं है, अल्कोहल एसिडिक नहीं है और फिनॉल एसिडिक है। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्वस सॉल्यूशंस आयनाइजेशन पर H+ आयन दे रहा तो उसको अम्ल कहते हैं, उसको एसिड कहते हैं, ये इनकम्प्लीट बात है। दो कंडीशन होनी चाहिए। किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन को आयनाइजेशन पर H+ आयन देना चाहिए, एक कंडीशन। H+ आयन देने के बाद जो एनायन बनेगा वो एनायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए। वो एनायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए। तो यानी दो कंडीशंस कह रहा हूं मैं। पहली कंडीशंस तो कह रहा हूं कि आयनाइजेशन पर H+ आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, पहली कंडीशंस। आयनाइजेशन पर H+ आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एनायन शुड बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। एनायन शुड बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अगर ये दोनों कंडीशंस कोई सब्सटेंस फॉलो कर रहा है तो ही एसिड होगा, तो ही एसिड होगा। अब क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी है। बट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, क्योंकि मिथॉक्साइड आयन जो मिथेनॉल का जो मिथॉक्साइड आयन बना है उसमें पाई बॉन्ड ही नहीं है। इस एनायन में पाई बॉन्ड नहीं है। जब इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है तो ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है, और स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है। ये एसिड कब हो सकता है, जब पहली बात तो H+ आयन दे रहा हो, और दूसरी बात जो एनायन बना वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए। तो हाँ सर, ये जो दूसरे वाला है ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर। एक दूसरी बात क्या याद रखेंगे, तीसरी कंडीशंस क्या याद रखेंगे, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, ऑफ द एसिड एनायन। जिस सब्सटेंस का एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक हो। तो हम ये कुछ कंडीशंस है जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, जैसे मैंने क्लोरोफॉर्म अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात चल रही है, और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस में मैंने कहा भाई
पूछ लिया मैंने वैसे ही कि क्लोरोफॉर्म का जो H एटम है उसकी नेचर वाई कैसी है, जो है ना तुरंत कहा सर इसकी नेचर एसिडिक है। हाँ बिल्कुल एसिडिक है। एसिडिक है तो इसका मतलब इसने दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहली कंडीशंस, इसने आयनाइजेशंस पर H प्लस आयन देना चाहिए, और दूसरी कंडीशंस, जो एनायन बना वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए। अच्छा सर देखते हैं, पहले तो चलो H प्लस आयंस निकलवाइए आप इससे। तो H प्लस आयंस निकालते हैं यहाँ से इससे। H प्लस आयंस निकालने के बाद जो आपका एनायन बन रहा है, क्या वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है? अब क्या, मैंने यहाँ क्लोरोफॉर्म लिखा है बेटा, ये मैंने क्लोरोफॉर्म लिखा है, आयनाइज करा रहा हूँ। आयनाइज कराने के बाद एक एनायन, ये सॉरी नेगेटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है बेटा, और प्लस H प्लस आयंस निकला है। गौरव क्या ये आपका जो एनायन बना, क्या रेजोनेंस शो करेगा? क्या रेजोनेंस शो करेगा ये? क्यों नहीं करेगा? कॉन्जुगेशन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसके पास एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। कुछ कर रहे हैं? अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो यहाँ का पेयर आपने यहाँ देना। यहाँ देने का मतलब यहाँ कैसे दे सकते हो? हाँ सर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हो? क्योंकि यहाँ डी के पास खाली ये जो नेगेटिव चार्ज गया है, ये किसके पास, यहाँ कुछ नहीं रहा। ये जो नेगेटिव चार्ज आपने दिया है तो किसके पास चला गया? खाली डी ऑर्बिटल में चला गया। तो ये क्या बनी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी इसकी। शो कर रहा है रेजोनेंस। तो आपको देखना है क्या क्या ऐसा भी कहीं होता है, होता है ऐसा भी। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है सर, क्लोरोफॉर्म का H एटम 100% एसिडिक। और वैसे भी जब ये बेस के साथ मैंने रिएक्शंस कराई थी, अभी अभी बेस के साथ रिएक्शंस कराई थी, तो वो आपको पता चल गया था कि हाँ सर वो आपका एसिडिक नेचर का है, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शंस कर रहा है। तो चलो खैर, हम एलिमिनेशन रिएक्शंस आपको पता चल गया, बीटा एलिमिनेशन किसे कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन किसे कहते हैं, पता चल गया दोनों। एलिमिनेशन रिएक्शंस का केस आपको हटा दें इसे, इबरा हटा दो बेटा। मुझे एक बात बताइए भाई आप लोग, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा था अभी अभी, और OH माइनस बेस की तरह भी काम करता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो उसमें तो OH आपका किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस है तो ये आप किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह। आप क्या कहेंगे? अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, अटेंडेंस है क्या, तो क्या करेंगे? हैं? अच्छा, अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज प्रोटॉन पर अटैक कर रहा है तो हमेशा बेस की तरह काम। H पर अगर अटैक कर रहा है, अगर H पर अटैक नहीं कर रहा, कहीं और अटैक कर रहा है, तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहलाए। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में OH नेगेटिव अटैक कर रहा था कार्बन पर, और एलिमिनेशन रिएक्शंस में ये आपके पास ये आपके पास यहाँ H है, और ये आपके पास Cl है। तो यहाँ OH माइनस आयंस अगर अटैक कर रहा है तो H पर अटैक कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रोटॉन पर अटैक करता है, H पर अटैक करता है, तो हमेशा बेस होगा। तो यहाँ OH माइनस आयंस किसकी तरह काम कर रहा है? एक्ट एज अ बेस। और जब ये इसको अपना पेयर दे देगा तो H कितनी हैसियत नहीं है कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन भी अपने पास होल्ड कर लेगा और इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, क्योंकि इसके पास तो s ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जैसे इसने OH नेगेटिव ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस H को दिए, तो इसने इधर के कहा भाई इनको इधर चले। जब ये इधर से यहां जाएंगे तो कार्बन के पास फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन भी 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता, तो तुरंत यहां से यहां इलेक्ट्रॉन,
ऐसे निकलता है। तो ऐसे निकलता है, तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है सर। ये यहाँ पर बॉन्ड आपका डबल हो गया और आपका H2O निकल गया प्लस OH माइनस। तो बेस की तरह काम करता है OH माइनस आयंस एलिमिनेशन रिएक्शंस में। हमेशा बस इतना ही तो सोचना कि OH यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कहाँ अटैक कर रहा है, बस ये बात सोचनी है। अटैक वो कर कहाँ रहा है, इतनी सी बात आपने सोचनी है। फिर चलिए लिखे खैर। टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस बेटा। टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन पहला टाइप लिख देंगे आप। E2 रिएक्शन क्या होती है भाई गौरव? E2 रिएक्शन बेटा, पहला पॉइंट आपने लिखा E2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 रिएक्शन, फेवर E2 रिएक्शन takes place in single steps, स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो आपके ये रिएक्शंस ऐसे हो। ट्रांजिशन स्टेट बने बेटा। जिस टाइप से आपके SN2 रिएक्शंस हुई थी सिंगल स्टेप्स में, उसी टाइप से आपकी रिएक्शंस होगी, E2 रिएक्शंस होगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है इनका, हेलो एल्केन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर E2 रिएक्शंस में भाई? E2 यानी ऑर्डर जो होगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिव ऑर्डर आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर आपका क्लोरो। दोनों में सेम ऑर्डर है, जो है दोनों में सेम ऑर्डर है बेटा, चाहे वो E2 रिएक्शंस का ऑर्डर भी यही है, E1 रिएक्शंस का ऑर्डर भी यही है। फिर आप कहोगे सर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये तो कैसे पता करेंगे कौन E2 कौन E1? आपने स्ट्रेंथ ऑफ बेस के आधार पर करना है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 रिएक्शन है, अगर वीक बेस है तो E1 रिएक्शन। तो आपको याद रखना, अच्छा ठीक है सर दोनों में यही ऑर्डर है कि E2 का भी यही ऑर्डर है, E1 का भी यही ऑर्डर है, फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सी E2 है कौन सी E1 है? तो आपको आइडेंटिफाई करना है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो फेवर करेगा E2 रिएक्शन को, अगर वीक बेस है तो फेवर करेगा E1 रिएक्शन। अब आप प्रोडक्ट मुझे बताएंगे कि यहाँ इसमें प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी। एक मैं रिएक्शन से एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखिए ध्यान से गौरव, ये मैं एक इक्वेशंस लिख रहा हूँ तेरे सामने, देख ध्यान से। एल्काइल हैलाइड है कोई,
और दो एरो साथ साथ निकाल रहा हूं। एक पर लिखा मैंने एल्कोहलिक KH लिखा है, और दूसरे पे लिखा है मैंने CH3 होल थ्राइस COK। O नेगेटिव तो K आपका पॉजिटिव, ये मैंने लिखा है। CH3 होल थ्राइस COK लिखा और ऊपर लिखा एल्कोहलिक KH। तो दो बात आपको याद रखनी है। एक आपका होगा जेट सेव रोल को सेट जीप भी कहते हैं, सेट जेफ रूल कहते हैं, और ये तो सेट जेफ रूल होगा, सेट जेफ एलिमिनेशन कहेंगे। एक आपका होता है हॉफमैन, हॉफमैन रूल आपका। अब यानी सीधी सी बात हुई, आपके पास टू टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। यहाँ आपके सिलेबस में टू टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक तो याद रखना आपको सेट जेफ एलिमिनेशन, और एक याद रखना आपको हॉफमैन एलिमिनेशन। अब आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा आपका हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, कौन सा आपका सेट जेफ एलिमिनेशन होगा? एक आपका हॉफमैन होगा तो दूसरा आपका सेट जेफ। यानी याद रखना कि हमेशा एल्कोहलिक KH या स्ट्रॉन्ग बेस आपका लेस हिंड्रेड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या काम है, लेस हिंड्रेड स्ट्रॉन्ग बेस फेवर द सेट जेफ एलिमिनेशन रिएक्शन। लेस हिंड्रेड का मतलब छोटा है, और ये हमेशा क्या होगा, बल्कि बेस, बल्कि बेस, बल्कि बेस जो काफी मोटा, बल्क में हो, काफी मोटा हो। जैसे ये आपका नीचे वाला बल्कि बेस है, CH3 होल थ्राइस COK आपका बल्कि बेस है। तो जो बल्कि बेस होगा वो तो फेवर करेगा हॉफमैन एलिमिनेशन को। दूसरा, एक तो बल्कि बेस करता है, और एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फेवर द हॉफमैन एलिमिनेशन। दो बात याद रहेंगी, या तो तुम्हें सामने से कहीं बल्कि बेस नजर आएगा, या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नजर आएगा। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमेशा क्या देगा, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस देगा। तो हॉफमैन एलिमिनेशंस के दो केस याद रखने लगे बेटा, याद रहेंगे। नीचे वाला जो रिएक्शन हुआ हॉफमैन एलिमिनेशन, और उसमें जो हुआ वो आपका सेट जीप एलिमिनेशन। सेट जीप में आपका लेस हिंड्रेड स्ट्रॉन्ग बेस, लेस हिंड्रेड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक KH, एल्कोहलिक KH, एल्कोहलिक KH हो गया। या इसी के साथ लिख सकते हैं CH3ONA अपॉन CH3OH, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेस हिंड्रेड है CH3ONA अपॉन CH3OH। ये बल्कि बेस तो नहीं हुआ ना, CH3ONA अपॉन CH3OH बल्कि बेस नहीं है, और नीचे वाला आपका बल्कि बेस है। याद रखने वाले इसमें कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसमें यहां क्या लिखेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी माइनर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी माइनर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब आप क्या कहेंगे, इसे कैसे याद रखेंगे, दैट एल्कीन which contains maximum number of alpha H atoms। गौरव याद रहेगा बात, यानी वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जिसमें अल्फा H एटम की नंबर ज्यादा होगी। दैट एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट एल्कीन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट के सामने लिख।
हाँ, यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी, ये भी आपकी यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड इसकी मेजर होगी, इसकी लेस सब्स्टिट्यूटेड आपकी मेजर होगी। और इसमें कंडीशंस क्या लिखेंगे, दैट एल्कीन which having minimum number of अल्फा एच एटम्स, जिस एल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स होंगे वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग। और ऊपर वाली सेटजीफ रूल के अकॉर्डिंग वो मेजर प्रोडक्ट होगी जिसमें अल्फा एच एटम्स आपके ज्यादा। अब दूसरा एक तरीका क्या याद रखेंगे, सिंपल सी बात आपको याद रखना कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है ये क्या है आपकी बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपको याद रखना ये भी आपका बीटा कार्बन होगा और ये भी आपका बीटा कार्बन होगा। तो सेट जीफ में जो चलेगा हायर डिग्री बीटा का बीटा एच एलिमिनेटेड, इसमें क्या कहोगे, हायर डिग्री बीटा एच एलिमिनेटेड इन दिस रिएक्शन, लोअर डिग्री बीटा एच एलिमिनेटेड, लोअर डिग्री बीटा एच। तो यहां से क्या कहोगे, सेट चीफ के अकॉर्डिंग यहां लिख रहा हूं, अगर यहां से आप एच निकाल रहे हो, इस एच को चलो यहां लिख देता हूं, अगर एच यहां से निकाल रहे हो तो ये ज्यादा डिग्री का निकाल रहे हो, 2 डिग्री बीटा एच है, तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3 बना बेटा, ये भी आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, और टोटल 6 अल्फा एच हो गए। अब मैं निकाल रहा हूं लोअर डिग्री बीटा एच एटम, जब लोअर डिग्री बीटा एच एटम आप निकालेंगे तो यहाँ मैं 2 लिख रहा हूं और एच आपका यहाँ से HCl निकाल रहा हूं, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका, ये H रूल है, ये आपका S रूल है, सेटजेफ रूल है, और ये आपका हॉफमैन रूल। तो हॉफमैन की ये मेजर है, इसमें कितने अल्फा एच एटम है, 2 अल्फा एच है, तो ये इसकी मेजर है और वो इसकी मेजर। तो आपको देखते क्या कहना सर, कंडीशंस आपने बता दी, कौन सेटजेफ रूल होगा, कौन आपका हॉफमैन रूल होगा। और दूसरी कंडीशन सेटजेफ में आपने ये कह दिया कि इसमें हमेशा हायर डिग्री बीटा एच एलिमिनेट होगा और हॉफमैन में लोअर डिग्री बीटा एच एलिमिनेट होगा। तो शायद मुझे नहीं लगता कि हाँ इसमें फिर इससे ज्यादा कोई बात आपको याद रखनी होगी, कुछ नहीं याद रखना, ये कंडीशंस याद रखा करते हैं कॉन्सेप्ट बस अपने, किसकी क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना सा याद रखना है आपने केवल। चलिए आगे, बता दो बेटा। ये एक आपके पास एक कोई कंपाउंड है, ये यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका CH2 CH3 है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपका साथ ही कहीं OH नेगेटिव भी लगा हुआ है, और इसको हीट कर रहा हूं। हीट करने पर एक बात याद रखनी है आपको, अगर पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन है, उसके चार बॉन्ड उससे निकले हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड को क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये आपका। गौरव क्लियर हुई बात। अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या प्रोडक्ट देगा, हॉफमैन देगा। अब हॉफमैन में कहां से बीटा एच एलिमिनेट करोगे, ऐसे लग रहा है आपको समझ में कम आ रहा था मैं,
सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी करता है रात के 2 बजे तक। तो आजकल तो मोबाइल ऐसी चीज है, तो रात के चाहे सुबह सुबह के 6 बजे तक जगा लो, अब तो रात के 2 बजे की बात कर रहे हैं। केवल ग्लव्स पहन के उंगली तो चलाने के, और भी वो तो स्क्रॉल ही तो करनी स्क्रीन, और क्या करो बस ना, इतना ही टाइम पास कर लो उसमें। चलो खैर का ध्यान दो आप लोग। असल में क्या होता है कि जब जो करने की टाइम होता है ना, तो उस टाइम तो हम हवा में उड़ते रहते हैं, और जब वो टाइम निकल चुका होता है तब हमें फिर रियलाइज होता है यार अब क्या होगा। फिर आप पिक्चर देखते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसा आजकल चलता भी रहता है कि हाँ वो हेलमेट लगाइए, है ना, हमें आपकी जिंदगी का फिक्र है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पर फिर सोचते रहे यार, ये और बनना तो डॉक्टर था और बन गए यहाँ किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर। अब डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, डॉक्टर को थोड़ा ही रात में कोई पैरा देना है हॉस्पिटल का। पैरा कौन दे रहे? कंपाउंडर दे रहे पैरा तो, है ना। डॉक्टर तो अपना जाके ऑपरेशन करके अपने घर चला जाएगा, फिर पैरा दो तो फिर सारे कंपाउंडर ही है। तो फिर वहां बैठे कंपाउंडर देख के सोचते रहते हैं यार ये क्या हो गया भाई, हमें तो कुछ बनना डॉक्टर था, बन क्या गए। लेकिन जिस बंदे को इस बात का पता चल गया, अगर यहाँ, क्योंकि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट वो होता है ये इसी टाइम, चलो बेटा देखो परसों हमारे तो बीच में टॉपिक था हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना। किससे कम हो जाएगा? देखो बेटा क्वेश्चन छोड़ा था हमें, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यहाँ पे CH3 लिखा था बेटा, यहाँ CH2CH3 पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव, और इसको हीट किया था, और हीट करने के बाद आपसे प्रोडक्ट पूछी थी कि प्रोडक्ट आपकी क्या है। मैंने कहा था हॉफमैन एलिमिनेशन है ये, हॉफमैन एलिमिनेशन की रिएक्शंस था ये, हॉफमैन एलिमिनेशन। क्यों? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जहाँ पे कहीं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमेशा क्या देंगे? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। अब मैंने आपसे बताया था कि तो अल्फा कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसे भी अल्फा कार्बन कहेंगे। इसे कहेंगे बेटा बीटा कार्बन। हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है। ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा सेम है, दोनों की डिग्री सेम है। बट ये जो बीटा कार्बन है ये आपका बीटा कार्बन 2 डिग्री है, इसे जुड़ने वाला H भी 2 डिग्री H होगा, और ये आपका यहाँ 1 डिग्री बीटा कार्बन है। मैंने क्या कहा था आपसे कि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस में लेसर डिग्री का H एटम लेसर डिग्री H एटम एलिमिनेट होगा। लेसर डिग्री में तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो जब 1 डिग्री H आपका एलिमिनेट होगा तो आपको कैसे देखना है पॉइंट यहाँ पर। ठीक है सर, इसको आप ऐसे करके लिख दीजिए थोड़ा सा। अगर मैं इसको CH2 सिंगल बॉन्ड H करके ऐसे लिख देता हूँ, H प्लस निकालना है, डिस्प्लेस यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस, तो ये H पॉजिटिव हुआ, OH नेगेटिव है, ये दोनों तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ वाला ब्रेक हो जाएगा, बचेगा क्या? N के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस आपका H2O, यानी एथीन बनी है। क्या बनी है? एथीन बनी है।
ये आपकी एथीन बनती है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस में। ये क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था उस दिन लगी, अगर आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखवाया था। तो ये आपका प्रोडक्ट आपकी ये बनेगी। उतार दो, उतारना है तो फटाफट, नहीं तो मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा करें, ठीक है। देखिए आपके पास CH3, सिंगल बॉन्ड CH के साथ CH3, सिंगल बॉन्ड CH के साथ Cl, सिंगल बॉन्ड आपका CH3, और यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस CONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव आपका CH3 होल थ्राइस, यानी टर्सरी ब्यूटाइल सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है ये। तो इसमें प्रोडक्ट आपकी क्या बननी है, आपको याद रखना कि सर ये बल्कि बेस है, ये आपका बल्कि बेस है। और बल्कि बेस रिएक्शन कौन सी देता है हमेशा, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस देगा ये, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। बल्कि बेस की प्रेजेंस में हमेशा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। और हॉफमैन के केस में एक आपका ये 3 डिग्री, ये जो H है ये 3 डिग्री H है, और ये वाला H जो है आपका, ये आपका 1 डिग्री H है। एक आपका 3 डिग्री H हुआ, दूसरा आपका 1 डिग्री H है। तो एलिमिनेट कौन सा होगा, लेसर डिग्री बीटा H एलिमिनेटेड इन द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। जब यहाँ से H और ये Cl आपका निकल जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो आपकी बनेगी CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका NaCl, Na यहाँ से Cl वो, और प्लस आपका CH3 होल थ्राइस COH, ये आपका प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, E1 रिएक्शंस ऐसे ही याद रखना है। E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन अगर कहीं एरो पे ये रिएक्टेंट आपका है, और रिएक्टेंट के साथ यहाँ पर आपका H2O लिखा हुआ है, या NH3 लिखा हुआ है, या आपका CH3OH लिखा हुआ है, ये सब आपके कोई रिएक्टेंट है बेटा आपका, ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के साथ यहाँ पर H2O लिखा हुआ जाए, ROH लिखा हुआ जाए, CH3CO नेगेटिव लिखा हुआ जाए, या X माइनस में आप समझ रहे होंगे Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो ये जो एग्जाम्पल है, या फिर आपकी एल्कीन बनेगी, एल्कीन प्लस आपका निकल जाएगा वाटर होगा या हेलोजन होगा, क्या होगा। तो याद रखना कि एलिमिनेशन रिएक्शंस यहाँ पर ये वीकर बेस की प्रेजेंस में होगा। तो ये बात आपको याद रखनी E1 रिएक्शंस के केस में। अगर कहीं H2O ROH CH3CO नेगेटिव और X नेगेटिव, तो ये E1 रिएक्शंस देंगे बेटा इब्रा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो हमेशा E1 रिएक्शन होगी, क्योंकि E1 रिएक्शंस में पहला आपका बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस बनेगा। 2 स्टेप्स में रिएक्शंस होगी। फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे आयनाइजेशन, सर यही रिएजेंट है, और भी कुछ यूज है? बस ये इतने याद रखने, आयनाइजेशन। सेकंड स्टेप में आपका आयनाइजेशन पर कार्बोकैटायन बनेगा। आयनाइजेशन जब करेंगे तो यहाँ फॉर्म होगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जब भी बनेगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस पॉसिबल होगा, ये बात याद रखना है। फिर आप सेकंड स्टेप्स में आपका अटैक ऑफ बेस, अटैक ऑफ
बेस आपको ये करना है। यही है बेटा रिएजेंट, आपके यही रखने हैं, ये रिएजेंट होंगे आपके। के बाद कैसे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस होगा बेटा। सेकंड नंबर पे क्या था? अटैक ऑफ बेस, अटैक ऑफ बेस। अटैक ऑफ बेस है बेटा सेकंड नंबर पे। पहला स्टेप आयनाइजेशन का है, सेकंड स्टेप आपका अटैक ऑफ बेस होगा। देख लेते हैं, चलो मैकेनिज्म देख लो कैसे होता है, देखे ध्यान से कैसे होता है। हटा दूं? देखो ध्यान से, अगर आपके पास ये कोई रिएक्टेंट आपके पास है, तो स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में आपका आयनाइजेशन होगा, रिवर्सिबल स्टेप आयनाइजेशन। तो यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव ER और प्लस आपका X माइनस निकल जाता है, X माइनस निकलेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप्स में आपका जो कार्बोकैटायन बना, उस कार्बोकैटायंस को आप लेंगे और यहाँ बेस, जो मैंने आपसे बेस लिखवाया उनमें से कोई सा भी एक लिख लेंगे। वो बेस यहाँ पर अटैक करेगा इस पे, और ये यहाँ से यहाँ चले, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका इधर से इधर, ये डबल बॉन्ड, ये आपकी एल्कीन, और बी सिंगल बॉन्ड H आ, बीस के साथ आपका H आ जाएगा, तो ये आपकी एल्कीन बनेगी। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस हुआ, सेकेंड स्टेप्स में अटैक ऑफ बेस हुआ। जब बेस का अटैक करते हैं तो फिर आपकी एल्कीन बनती है, बी सिंगल बॉन्ड H आपका निकल जाता है। हो गया प्रोटॉन इसमें ये ऐड करते हैं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आप ऐड करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करना, यहाँ बेटा यहाँ याद रखिए, जब भी आयनाइजेशन करोगे ना तो ऐड करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है ना, जब आयनाइजेशन करते हैं तो आयनाइजेशन करने जो करेगा वो इसका काम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस के जस्ट अपोजिट होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस जस्ट अपोजिट होती हैं, टू टाइप की होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर 5 बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है, यहाँ याद रखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H सिंगल बॉन्ड Cl या H सिंगल बॉन्ड Br, ये H आपका यहाँ जुड़ेगा और ये आपका यहाँ जुड़ेगा। पहले H जुड़ेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा।
फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन हो जाती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका Br और सिंगल बॉन्ड आपकी CH3 टू ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन आपका, टू ब्रोमो प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में नहीं है। तो फिर लिखा आपने H सिंगल बॉन्ड CN, ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। पहले अटैक ये करेगा। अब पहले कौन जुड़ेगा? ये, और फिर दूसरी बार में जुड़ेगा आपके पास ये आपका सेकंड स्टेप है। तो जो पहल करेगा उसी के नाम पर रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में जुड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में जुड़ा है। क्वेश्चंस आपके पास लवी ये हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 प्लस HBr, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी? प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगी, उसका आईपीएसी नाम बताएं आप जो प्रोडक्ट बनेगी। आईपीएसी नेम बताना है जो प्रोडक्ट बनेगी। तो ब्रोमो 3 मिथाइल आपने कर दिया है। कैसे? देखो ध्यान से, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये कहीं आपके पास C डबल बॉन्ड C है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा। और याद रखना कि कार्बोकैटायन बनता है ये, और कार्बोकैटायन जब भी कहीं किसी रिएक्शन में बनता है तो आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस ब्रेन में सेट करके रखना है। सेकंड स्टेप आपकी जो होती है वो फास्ट स्टेप होती है, उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, Br माइनस ने अटैक किया है। तो प्रोडक्ट आपकी ये बनी है, ये आपकी प्रोडक्ट बन गई थी, प्रोडक्ट आपकी। इसी आधार पर इस क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ। जब इस क्वेश्चन की बात आई तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपने H प्लस आयंस को ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस आपका हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायंस में 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायंस में रीअरेंज हो गया। अब क्या है इस पे सेकंड स्टेप्स में क्या अटैक करेंगे? अब Br माइनस का अटैक सेकंड स्टेप्स में होगा। तो यहाँ जब इसे Br माइनस जोड़ेंगे तो ये बना आपका CH3 C के साथ आपका Br CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH2। लवी आपने छोड़ दिया था क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, उस बात को याद रखेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस को याद रखेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो इतना तो एक रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन केवल याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ध्यान रखना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो सिंपल ऐसे याद रखना सीधा सीधा। ठीक है भाई, हटाऊं?
पहले लेक्चर में शायद कम ही आती होंगी बच्चे हैं। पहले में कम ही आती होंगी या पहले तक आ जाओ सारे। नहीं सर कम आने शुरू शुरू। तो इब्रा याद रखना पॉइंट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस का, कभी कभी यही मिस्टेक होती है तो इसको याद रखना। ठीक।